साल 1972 म्यूनिक शहर ओलंपिक की मेजबानी कर रहा था। दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी जुटे थे। माहौल में उत्सव था। उम्मीद थी। इसे एक खास नाम दिया गया था, गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय, यानी शांति और खुशी का खेल। ऐसा खेल जो दुनिया को जोड़ेगा, दुश्मनी भुला देगा। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था, एक खूबसूरत धोखा, क्योंकि ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। 5 सितंबर की सुबह घड़ी में 4:30 हुए थे। ज्यादातर खिलाड़ी अपने कमरों में सो रहे थे। उन्हें अगले दिन के मुकाबलों के सपने आ रहे थे। लेकिन ओलंपिक विलेज के बाहर अंधेरे में कुछ और ही पक रहा था। 8 आतंकवादी, जो खुद को ब्लैक सितंबर कहते थे, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का एक कट्टरपंथी गुट, वो चुपके से बाड़ फांद कर अंदर घुस आए। उनके हाथों में कलाशनिकोव राइफलें थीं। उनके इरादे साफ थे और बेहद खौफनाक। उनका निशाना था ब्लॉक 31, वो जगह जहां इजराइल की टीम रुकी हुई थी। आतंकवादियों ने दरवाजों पर धावा बोल दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने इजराइल के 11 एथलीट्स और अधिकारियों को बंधक बना लिया। 2 खिलाड़ियों ने विरोध करने की कोशिश की। उन्हें वहीं मौके पर ही मार दिया गया। शांति का खेल खून के खेल में बदल चुका था। उनकी मांग थी इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और जर्मनी से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता। बातचीत का एक लंबा तनावपूर्ण दौर चला। दुनिया भर की निगाहें म्यूनिक पर थीं। हर कोई सांस रोके देख रहा था। लेकिन आतंकवादियों ने किसी भी शर्त पर झुकने से इनकार कर दिया। जर्मन सरकार दबाव में थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो जल्दबाजी में बनी थी और जिसमें अनुभव की भारी कमी थी। वो कोशिश एक भयानक, अक्षम्य गलती साबित हुई। आतंकवादियों को एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां जर्मन पुलिस के शार्प शूटर तैनात थे, लेकिन अंधेरा था और योजना में तालमेल की कमी थी। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। एक आतंकवादी ने उस हेलीकॉप्टर में ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें इजरायली खिलाड़ी बंधे हुए थे। एक भयानक धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया। बाकी बचे खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया गया। जब धुआं छटा तो 11 के 11 इजरायली खिलाड़ी मारे जा चुके थे। दुनिया देखती रह गई, स्तब्ध, मौन। इजराइल सदमे में था। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह देश के दिल पर एक घाव था। पूरे देश में मातम था, लेकिन मातम के नीचे एक और भावना उबल रही थी, गुस्सा। एक ऐसा गुस्सा जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता था। सड़कों पर, घरों में लोगों की एक ही मांग थी, बदला। ऐसा बदला जो दुश्मन की रूह कंपा दे। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने देश के दर्द को महसूस किया। उन्होंने फैसला लिया, यह हमला सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं था, यह इजराइल की आत्मा पर, उसके अस्तित्व पर हमला था और इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। उन्होंने मोसाद को बुलाया, इजराइल की खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे खतरनाक और कुशल एजेंसियों में से एक। उन्हें एक ही आदेश मिला, एक सीधा सपाट आदेश, ढूंढो और खत्म करो हर उस शख्स को जो इस हमले के लिए जिम्मेदार था, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो। इस मिशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन व्राथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का गुस्सा। ये कोई पारंपरिक जंग नहीं थी। इसमें सेनाएं आमने सामने नहीं थीं। ये एक साए का युद्ध था। ये एक शिकार था, एक ऐसा शिकार जो अगले 20 साल तक चलने वाला था। मोसाद ने अपनी पूरी ताकत इस काम में झोंक दी। उन्होंने 35 लोगों की एक लिस्ट बनाई, एक डेथ लिस्ट। इसमें पीएलओ और ब्लैक सितंबर के बड़े नेता और ऑपरेटिव शामिल थे। हर नाम के आगे एक ही अंजाम लिखा था, मौत। मोसाद के सबसे बेहतरीन एजेंट, जिन्हें किडोन यानी संगीन कहा जाता था, दुनिया भर में फैल गए, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक। उनका सिर्फ एक ही काम था, पहचानना, ट्रैक करना और सही मौके पर सजा देना। पहला निशाना था वेल्स वेटर। वो रोम में रहता था और पीएलओ का प्रतिनिधि था। वो खुद को एक बुद्धिजीवी दिखाता था, लेकिन असल में म्यूनिक हमले की योजना में शामिल था।
16 अक्टूबर 1972 ज्वेटर एक डिनर से लौटकर अपने अपार्टमेंट की लॉबी में दाखिल हुआ। वहां दो लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि ज्वेटर कुछ समझ पाता, उन्होंने अपनी साइलेंसर लगी बंदूकें निकाली और ज्वेटर पर 11 गोलियां दागीं, एक एक करके। हर गोली म्यूनिख में मारे गए एक खिलाड़ी के नाम की थी। ये मोसाद का तरीका था, एक संदेश कि हम भूले नहीं हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे। अगला नंबर था महमूद हमशारी का। वो पेरिस में पीएलओ का एक बड़ा चेहरा था। मोसाद ने उसे खत्म करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने एक एजेंट को पत्रकार बनाकर उसके घर भेजा। उस एजेंट ने चुपके से हमशारी के घर के टेलीफोन में एक बम लगा दिया। 8 दिसंबर एक दूसरे एजेंट ने हमशारी को फोन किया। उसने सिर्फ पहचान की पुष्टि करने के लिए पूछा, क्या मेरी बात डॉक्टर महमूद हमशारी से हो रही है? जैसे ही घबराए हुए हमशारी ने कांपती आवाज में हाँ कहा, फोन से जुड़े बम को रिमोट से उड़ा दिया गया। हमशारी बुरी तरह घायल हुआ और बाद में अस्पताल में मर गया। मोसाद का संदेश बिल्कुल साफ था, तुम कहीं भी छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह पर। मोसाद की क्रूरता का एक और उदाहरण था। वो अपने टारगेट के परिवार को हमले से ठीक पहले फूल भेजते थे। गुलदस्ते के साथ एक छोटा सा कार्ड होता था जिस पर लिखा होता था, याद रखो, हम ना तो कभी भूलते हैं और ना माफ करते हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था, आने वाली मौत का ऐलान। ये दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने का एक तरीका था, उन्हें ये बताने का कि उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रही। मोसाद की टीमें यूरोप के अलग अलग शहरों में किसी भूत की तरह काम कर रही थीं। हर टारगेट को महीनों, कभी कभी सालों तक ट्रैक किया जाता था। उसकी हर आदत, हर हरकत, हर कमजोरी पर नजर रखी जाती थी। कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। एक के बाद एक ब्लैक सितंबर के सदस्य मारे जाने लगे। साइप्रस के एक होटल के कमरे में, बेरूत में एक कमांडो रेड में, एथेंस की एक सड़क पर। कोई गोली से मारा गया, कोई बम से। मोसाद में उस आतंक के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिर्फ हत्यारों को ही नहीं मारा, उन्होंने उस सोच को निशाना बनाया जो आतंक को जन्म देती थी। उन्होंने दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि इजराइल के लोगों को मारने की कीमत चुकानी होगी, अपनी जान देकर। ये ऑपरेशन सिर्फ बदला नहीं था, ये भविष्य के लिए एक चेतावनी थी, एक लकीर थी जो खून से खींची जा रही थी। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल टारगेट अभी भी जिंदा था। उसका नाम था अली हसन सलामे। वो खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और बेहद खतरनाक था। उसे रेड प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था। वो म्यूनिख हमले का मास्टरमाइंड था। उसे पकड़ना या मारना मोसाद के लिए एक जुनून बन गया था। सलामेह बहुत चालाक था। उसे अपनी जान का कोई डर नहीं था। वो हमेशा अपनी लोकेशन बदलता रहता था और उसके चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा होता था। मोसाद ने उसे मारने की कई नाकाम कोशिशें की। हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकलता था। एक बार तो मोसाद के एजेंट्स उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन एक भयानक गलती हो गई। नॉर्वे के लिलेहामर शहर में मोसाद के एजेंटों ने एक वेटर को गलती से सलामेह समझ लिया और उसे उसकी गर्भवती पत्नी के सामने गोली मार दी। वो एक बेगुनाह था। इस घटना ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। मोसाद के 6 एजेंट गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पूरी दुनिया में इजराइल की कड़ी आलोचना हुई। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। लोगों को लगा कि इजराइल अब पीछे हट जाएगा, कि वो थक गया है, हार गया है। लेकिन वो गलत थे। इजराइल रोका था, झुका नहीं था। कुछ साल बाद जब देश में नया प्रधानमंत्री आया तो इस रुके हुए ऑपरेशन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया। और इस बार भी लिस्ट में सबसे ऊपर एक ही नाम था, अली हसन सलामे। मोसाद ने नए सिरे से काम शुरू किया। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने सलामे को ट्रैक करने के लिए अपनी सबसे काबिल महिला एजेंट को भेजा। उस एजेंट ने महीनों तक बेरूत में रहकर सलामे की हर हरकत पर नजर रखी।
उसने एक पेंटर होने का नाटक किया और सलामे के पड़ोस में रहने लगी। उसने पता लगाया कि सलामे रोज एक ही रास्ते से अपनी माँ के घर जाता है। यही उसकी आदत उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। यही मौका था। मोसाद ने उस रास्ते पर एक कार में भारी मात्रा में विस्फोटक लगा दिए। 22 जनवरी 1979 दोपहर के 3:35 सलामे की गाड़ी उस रास्ते से गुजरी। मोसाद की एजेंट ने अपनी बालकनी से सब कुछ देखा और सही समय पर रिमोट का बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी सड़क को हिलाकर रख दिया। अली हसन सलामे, म्यूनिक का गुनाहगार, अपने अंगरक्षकों के साथ मारा गया। मोसाद ने अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया था। रेड प्रिंस मर चुका था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले कई सालों तक मोसाद ने लिस्ट में बचे हुए नामों को ढूंढना और खत्म करना जारी रखा। 20 साल के इस लंबे और थका देने वाले वक्त में उन्होंने ब्लैक सितंबर के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया। म्यूनिक हमले के लिए जिम्मेदार ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। जर्मनी ने जिन 3 आतंकवादियों को एक हाईजैक के बाद रिहा कर दिया था, उनमें से 2 को भी मोसाद ने बाद में ढूंढकर मार गिराया। सिर्फ एक आतंकवादी, जमाल अल गाशे, शायद आज भी जिंदा है और अपनी पहचान छिपाकर कहीं जी रहा है, हर पल मौत के साये ने। ऑपरेशन व्रेथ ऑफ गॉड इतिहास के सबसे लंबे, सबसे निर्मम और सबसे क्रूर जवाबी हमलों में से एक है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे इसके लिए 20 साल लग जाएं या उससे भी ज्यादा। ये उन 11 खिलाड़ियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी जिनकी जान म्यूनिक के शांति के खेल में ले ली गई थी। ये एक संदेश था, एक भारी और बहुत साफ संदेश। हम न तो कभी भूलते हैं और न माफ करते हैं।